सभापति जी, प्रश्न यह है कि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। मात्र बिहार सरकार के प्रयास से यह संभव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को आगे आना होगा। केंद्र सरकार बिहार को पूर्ण रूपेण आर्थिक सहयोग दे, परियोजना बनाई जाए और उसे समय से कार्य पूरा किया जाए। यहाँ दो देशों की बात है। केंद्र सरकार को नेपाल से बात कर समुचित समाधान निकालना होगा, नहीं तो हर वर्ष बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर होता रहेगा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सारण, गोपालगंज, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, जबकि दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले सूखे से प्रभावित रहते हैं। यह समस्या प्रतिवर्ष आती है। बिहार राज्य के 94,160 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के 68,800 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का 73% हिस्सा बाढ़ के लिए कमजोर है। धन्यवाद सभापति जी। माननीय गृह मंत्री जी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 205 के वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन का प्रस्ताव लाया है। यह प्रस्ताव दिसंबर 2011 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। साथ ही मई 2020 में गठित विशेषज्ञ समिति एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी आधार बनाकर बनाया गया है। मुख्य संशोधन धारा 2, धारा 3 और 5, धारा 6 में कुछ नए धाराओं को समावेश एवं अन्य कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है। शब्दों को सरलीकरण के लिए नई परिभाषाओं का उल्लेख भी किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि संशोधन से आपदा प्रबंधन कानून और सशक्त एवं सक्षम होगा। सभापति जी, अपने देश में प्राकृतिक और मानव निर्मित बड़ी बड़ी आपदाओं का खतरा बना रहता है। समुद्री किनारे के लोगों को हमेशा प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवात और सुनामी का सामना करना पड़ता है। देश के करीब 58.6% भूभाग बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप जोन में आता है। अतः यह एक बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। देश में खेती योग्य भूमि का करीब 12% बाढ़ और नदियों के कटाव से प्रतिवर्ष खतरा झेलने के लिए मजबूर है और इसका अधिकांश भाग मेरे बिहार राज्य में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तो कोसी नदी का प्रकोप प्रतिवर्ष लाखों लोगों के लिए जान माल की क्षति का कारण बना रहता है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा एवं भूस्खलन का खतरा रहता है। खेती योग्य जमीन का करीब 68% भाग सूखे के खतरों का सामना करने की स्थिति में आ जाता है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग एक मुख्य खतरे की घंटी बजा रही है और यह तो विश्वव्यापी खतरे को अभी से लोगों को सचेत कर रही है। सभापति जी, कानून में संशोधन से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सशक्त बनाकर एक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। केंद्र और राज्य को आपदा प्रबंधन संबंधी योजना तैयार करने का अधिकार दिया जा रहा है। देश में सभी बड़ी विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। एक डेटाबेस बनाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। अब राज्य और केंद्र मिलकर किसी भी खतरे की निगरानी करने, आपदाओं को कम या इसके प्रभाव को कम करने के उपाय और किसी आपदा या आपदा का खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति से समग्र, समन्वित और तुरंत कार्यवाही करने हेतु आवश्यक संस्थागत तंत्रों की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सभापति जी, यह देखा गया है कि किसी भी आपदाओं से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इन कमजोर वर्गों में वृद्धजन, महिलाएं, बच्चे, बेसहारा महिलाएं, अनाथ हुए बच्चे और निःशक्त व्यक्तियों पर आपदा का प्रभाव अधिक पड़ता है। माल मवेशी एवं खेतीबाड़ी और अन्य आधारभूत ढांचे पर भी प्रभाव पड़ता है। मेरा कहना है कि इस प्रभावित वर्गों को अधिक ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं और इस चर्चा में बिहार के बारे में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। उत्तरी बिहार में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया,
किशनगंज, कटिहार, सारण, गोपालगंज, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, जबकि दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले सूखे से प्रभावित रहते हैं। यह समस्या प्रतिवर्ष आती है। बिहार राज्य के 94,160 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के 68,800 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का 73% हिस्सा बाढ़ के लिए कमज़ोर है। देश में बाढ़ से कुल क्षति का लगभग 40% हिस्सा बिहार में आता है। देश में कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बिहार राज्य में स्थित है। उत्तर बिहार में 5 प्रमुख नदियां कोसी, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील है और इन नदियों का उद्गम नेपाल है। दरअसल बिहार में बाढ़ से क्षति में सबसे बड़ा योगदान कोसी नदी का ही रहता है। इसी साल नेपाल के हिमालय क्षेत्र से में अत्यधिक बारिश होने से कोसी नदी उफान पर आ गया। बड़ा क्षेत्र में अत्यधिक पानी होने से एकाएक लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। यदि पानी नहीं छोड़ा जाता तो भीमनगर का बैरेज ही कोलैप्स हो जाता। नतीजा यह हुआ कि रातों रात दोनों तटबंधों के बीच रह रहे लोगों के घर में 5 से 6 फीट पानी घुस गया। गनीमत यह रही कि 12 घंटा पूर्व से ही जिला प्रशासन ने लोगों को घर से निकलने का आगाह कर रहा था, चेतावनी दे रहा था, इसलिए लोग ऊंचे स्थान पर चले गए। अंत पश्चिमी तटबंध टूटने से पानी का बिखराव हो गया। नेपाल में बारिश की कम हो गई, नहीं तो हमारे क्षेत्र के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिला में भारी जान माल की क्षति होती। यह और बर्बाद ही हो जाता। उन लोगों के बाढ़ का पानी आने से कोसी नदी में इतना गाद आ जाता है कि पानी नदी का सतह ऊंचा हो जाता है और प्रत्येक साल बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। सभापति जी, प्रश्न यह है कि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? मात्र बिहार सरकार के प्रयास से यह संभव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को आगे आना होगा। केंद्र सरकार बिहार को पूर्ण रूपेण आर्थिक सहयोग दे, परियोजना बनाई जाए और उसे समय से कार्य पूरा किया जाए। यहाँ 2 देशों की बात है। केंद्र सरकार को नेपाल से बात कर समुचित समाधान निकालना होगा, नहीं तो हर वर्ष बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर होता रहेगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपदा प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग बिहार को 14वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के 4 गुना राशि देने की बात की थी। यह लंबित है। केंद्र सरकार बिहार को उनके हक और समाधान के लिए समुचित धन मुहैया कराए। इन्हीं शब्दों के साथ में बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य।